हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्वेस्ट। मैं नीश मोहन, फॉर्मर एक्साइज इंस्पेक्टर। इस वीडियो के अंदर हम इंडिया के बैंकिंग स्ट्रक्चर को कवर करने वाले हैं। इसके अंदर देखेंगे इंडिया के अंदर किस तरह के बैंक्स होते हैं। ये एक बहुत ही फैक्चुअल लेक्चर होगा जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फैक्ट्स यूज़ होंगे, और यही एक कारण है जिसके से बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक को छोड़ देते हैं। पर यूपीएससी इसके बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछता है। ईजी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा जैसे कि आरआरबी जो होते हैं, रीजनल रूरल बैंक होते हैं, इसकी ओनरशिप के बारे में पूछ लेगा। ये पूछ लेगा कि एनबीएफसी और दूसरे कमर्शियल बैंक के बीच में क्या डिफरेंस है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, तो इसको आपने अगर एक बार ही ढंग से कर लिया तो ये आपके फ्री के मार्क्स बन जाते हैं। तो इस चैप्टर को छोड़ के नहीं जाना है। पूरी वीडियो का जो फोकस रहेगा वो इस बात पे रहेगा कि आप इन फैक्ट्स को कैसे ज़्यादा ईजिली याद कर सकते हैं। तो मैं आपको कहानी की तरह या फिर किसी और तरीके से याद करवाने की कोशिश करूंगा। इस लेक्चर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, और आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं जैसे कि इंस्टाग्राम और फेसबुक। यहाँ पे हम एक्सक्लूसिव क्विज चलाएंगे और कुछ कंटेंट डालेंगे, तो आप इस सोशल मीडिया से उनको एक्सेस कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, 2016 से पहले क्या होता था हम ऑलरेडी देख चुके हैं। रेपो रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये सब हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। तो ये जो रेपो रेट डिसाइड करना है, सीआरआर कितना होगा, रेपो रेट कितना होगा, इन सब को डिसाइड करने को मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता था। ये सब मॉनेटरी पॉलिसी के डिसीजंस होते थे। 2016 से पहले ये डिसीजंस कौन लेता था? ये एक सिंगल आदमी ले लेता था। वो आदमी कौन होता था? जो भी आरबीआई का गवर्नर होगा उस टाइम पे, वो ये डिसीजंस ले सकता था। लेकिन 2016 में गवर्नमेंट को ये फील हुआ कि ये सिंगल आदमी का काम नहीं होना चाहिए, ये एक कमिटी का काम होना चाहिए। कमिटी का मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल बनेंगे जो डेलिब्रेशंस करेंगे, जो डिस्कस करेंगे आपस में, और फिर एक डिसीजन लेंगे। तो 2016 के अंदर एक कमेटी बनाई गई जिसको नाम दिया गया है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर कुछ आरबीआई के मेंबर्स होंगे, कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेंबर्स होंगे। आरबीआई के 3 मेंबर होंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 3 मेंबर होंगे। ये 6 मेंबर की कमेटी जो है, इसकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड डिसीजंस को लिया करेगी। तो लेने के लिए ये क्या करेंगे? ये एक मीटिंग बुलाया करेंगे। उस मीटिंग के अंदर ये लोग बैठा करेंगे और ये डिस्कस किया करेंगे। डिस्कस करने के बाद वोटिंग होगी। वोटिंग में जिस भी डिसीजन पे मेजॉरिटी मान जाएगी, मेजॉरिटी मान जाएगी, उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। अब एक क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि ये भी तीन, ये मतलब 6 लोग हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि 3 लोग कह रहे हो कि रेपो रेट 6% रहे, 3 लोग कह रहे हैं कि रेपो रेट 5% रहे। तो यहाँ पे तो दोनों के दोनों इक्वल हो गए वोट्स, किसी की भी मेजॉरिटी नहीं बनी। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में दिया जाता है कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट का मतलब होता है कि जब इक्वालिटी ऑफ वोट है, जब वोट बराबर हैं दोनों तरफ के, तो किसी एक आदमी को बोल दिया जाता है कि तू एक और वोट दे और बता कि किसकी बात मानी जाए। तो ये जो कास्टिंग वोट है, ये कास्टिंग वोट दिया गया है गवर्नर को। पॉलिटी के अंदर भी कास्टिंग वोट होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पॉलिटी के अंदर कास्टिंग वोट किसको दिया गया। तो इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर कास्टिंग वोट दिया गया है आरबीआई के गवर्नर को। तो जब भी बराबर बराबर वोट हो जाएंगे तो आरबीआई का गवर्नर एक वोट डालेगा, और वो जिसके भी फेवर में वोट डाल देगा, अगर उसने 5% के फेवर में डाला तो ये बात मान ली जाएगी। तो ये कास्टिंग वोट किसको मिला है? ये मिला है गवर्नर के पास। अब यूपीएससी आपसे ये क्वेश्चन पूछेगी कि कास्टिंग वोट किसको मिला, वो तो ईजी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन वो पूछ सकती है कि क्या आरबीआई के गवर्नर के पास वीटो पावर है? वीटो का मतलब क्या होता है? वीटो का मतलब यह है कि मेजॉरिटी ने एक बात डिसाइड कर ली। मेजॉरिटी ने डिसाइड किया कि रेपो रेट 5% रहना चाहिए, लेकिन जो आरबीआई का गवर्नर है, आरबीआई का गवर्नर है, वो चाहता है कि रेपो रेट 4% रहे, वो नहीं चाहता कि रेपो रेट 5% रहे। मान लीजिए अगर आरबीआई के गवर्नर को वीटो पावर दे रखी है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आरबीआई का गवर्नर इस मेजॉरिटी की बात को नकार सकता है, मना कर सकता है। आरबीआई वहां पे ये एक तरह से स्टॉप साइन की तरह है। ठीक है, ये जैसे ही दिखाई दे जाता है वैसे ही उस डिसीजन पे रोक लग जाती है। तो ये जो वीटो पावर है, ये किसी को भी नहीं दी गई एमपीसी के अंदर। तो जो यूपीएससी है वो आपसे यही क्वेश्चन पूछेगी कि वीटो पावर दी हुई है क्या आरबीआई के गवर्नर को, तो आपको उसको गलत करना है। आरबीआई को वीटो पावर नहीं दी गई है, आरबीआई को कास्टिंग वोट की पावर दी गई है, जो कि वो इक्वालिटी ऑफ वोट्स के टाइम पे यूज करेगा। तो अब देखिए, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मेजोरिटी जो है, मेजोरिटी से डिसाइड होगा। तो मान लीजिए मेजोरिटी ऑफ पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है।
तो मेजॉरिटी मान लीजिए किसी एक मीटिंग के अंदर 3 लोग आए हैं, सिर्फ 3 लोग आए हैं। इन तीनों ने आपस में डिस्कशन किया। 2 लोगों ने कहा कि हम चाहते हैं कि CRR 3% से 4% हो जाए। इस आदमी ने कहा कि नहीं, CRR जो है वो 3% ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे मेजॉरिटी जो है प्रेजेंट एंड वोटिंग की मेजॉरिटी तो सही जा रही है, 2 लोगों की मेजॉरिटी हो गई 4% पे। तो क्या हम इसकी बात मान लें? तो इसकी बात हम नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि एक मिनिमम क्राइटेरिया दिया हुआ है। मिनिमम क्राइटेरिया क्या दिया हुआ है कि जो भी मीटिंग होगी MPC की, इस कमेटी की जो भी मीटिंग होगी, उस मीटिंग के अंदर मिनिमम 4 लोग होने चाहिए। मिनिमम 4 लोग होने चाहिए, 4 लोग से कम में मीटिंग नहीं हो सकती। ठीक है, तो 4 लोग होंगे और फिर इसके बाद यहाँ पे वोटिंग होगी, डिस्कशन होगा। इस मिनिमम क्राइटेरिया को कि मिनिमम कितने लोग होने चाहिए, इसको कोरम कहा जाता है। तो आप मेरे को बताएंगे पॉलिटी के अंदर कोरम कितना होता है किसी भी मीटिंग का? जो लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर मीटिंग्स हो रही हैं, उनका कोरम कितना होता है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट्स के अंदर। तो MPC का कोरम कितना है? मिनिमम 4 मेंबर यहाँ पे बैठे होने चाहिए। तो अब हम नोट्स में से देखते चलते हैं, जो जो चीज़ें पूछी जा सकती हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ इसके अंदर से। अब नोट्स देख लेते हैं एक बारी जल्दी से। देखिए, अच्छा, ये एक चीज़ और आपको याद रखनी है, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, ये बना था RBI एक्ट 1934 से। इस RBI एक्ट के अंदर लिखा हुआ था कि जो गवर्नर है वो डिसाइड करेगा मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस। मॉनेटरी पॉलिसी के जो भी डिसीजंस हैं वो गवर्नर लिया करेगा। ऐसा RBI एक्ट 1934 में लिखा गया था। 2016 में इस एक्ट को अमेंड कर दिया है और अब गवर्नर की जगह एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनेगी और वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो डिसीजंस लिया करेगी, वो डिसीजन लेगी। और इसका फोकस क्या होगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का फोकस होगा कि वो इन्फ्लेशन के टारगेट को मीट करे। ये जो इन्फ्लेशन का टारगेट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और RBI ये दोनों आपस में डिसाइड करेंगे कि हम कितनी इन्फ्लेशन चाहते हैं, इकोनॉमी के अंदर कितनी इन्फ्लेशन हो। तो पहले क्या होता था, पहले हम इन्फ्लेशन का एक सिंगल डिजिट टारगेट लेके चलते थे। जैसे RBI कोशिश करती थी कि देश के अंदर इन्फ्लेशन रहे 5% की, या फिर 4% की, या फिर 6% की। ठीक है, वो एक सिंगल टारगेट लेती थी। लेकिन जब 2016 में इतना सब हम डिस्कस कर रहे थे, तो एक बात निकल के आई कि हम एक सिंगल डिजिट का टारगेट नहीं लेंगे, हम एक रेंज बताएंगे RBI को। RBI को उस रेंज के अंदर रहना है, RBI को उस रेंज के अंदर रहना है। ठीक है, तो वो रेंज कितनी आई है? 2% टू 6%। इसको हम कैसे लिखते हैं कि RBI कोशिश करेगी कि इकोनॉमी के अंदर 4% की इन्फ्लेशन रहे, लेकिन उसको हमने कुछ मार्जिन दे दिया। मार्जिन क्या? कि इस 4% से तुम -2% जा सकते हो या फिर +2% जा सकते हो। यानी कि अगर हम एक स्केल पे बनाए, यहाँ पे 4% आ रहा है, तो आप -2 हो गया, यहाँ पे 2% तक, और +2 हो गया 6% तक। तो ये एक रेंज दे दिया। कोशिश होगी 4% की, लेकिन आप 2% से लेके 6% के बीच में कहीं पे भी मेंटेन करके रख सकते हो। तो ये एक इन्फ्लेशन की टारगेट दे दिया गया है। अब RBI का जो प्राइमरी काम है, वो काम यह है कि वो इस इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव करे। कैसे अचीव करेगी? मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस लेके करेगी। कौन लेगा मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी लेगी डिसीजन। कितने लोगों की कमेटी है? 6 लोगों की कमेटी है। मीटिंग के लिए कितने लोग चाहिए होते हैं? 4 लोग चाहिए होते हैं। अगर कोई डिसीजन लेना है तो कितने वोट से लेना होगा? मेजॉरिटी वोट से लेना है वो डिसीजन। क्या गवर्नर के पास वीटो पावर है? कोई वीटो पावर किसी के पास नहीं है, एक कास्टिंग वोट है। अगर मेजॉरिटी नहीं आ रही, दोनों इक्वल वोट मिल रहे हैं किसी 2 ऑप्शन के ऊपर, तो जो गवर्नर है वो अपना एक एक्स्ट्रा वोट डाल के डिसाइड कर लेगा कि कौन सी बात मानी जाएगी। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी थी। ठीक है, यहाँ पे वही है, MPC ने रिप्लेस कर दिया गवर्नमेंट का, गवर्नर का कंप्लीट कंट्रोल। इसके अंदर हमने वही कितने में इन्फ्लेशन रखनी है? 4% ±2%। ये 2% एक तरह का डेविएशन है कि इतना डेविएशन अलाउड है। तो और क्या कह दिया है हमने? एक फेल का क्राइटेरिया बना दिया है कि हम मानेंगे कि अगर RBI तीन कॉन्सेक्यूटिव क्वार्टर तक, ये मंथ नहीं है, ये आपको याद रखना है, 3 कॉन्सेक्यूटिव क्वार्टर तक अपने इस टारगेट को अचीव नहीं कर पाई, तो हम कहेंगे कि RBI फेल हो गई है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस में। तो अगर RBI फेल होती है तो उस केस में RBI को क्या करना होगा? उस केस में RBI एक रिपोर्ट सबमिट करेगी, गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट सबमिट करेगी, और उस रिपोर्ट में बताएगी कि कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से वो फेल हुई है 3 कॉन्सेक्यूटिव क्वार्टर्स तक
इन्फ्लेशन टारगेट अचीव नहीं कर पाई, रीजंस बताएगी कि किन कारणों से हुई है, और फिर ये बताएगी कि वो क्या क्या एक्शन ले रही है ताकि दोबारा से अपने इस टारगेट के बीच में वो लाई करने लगे। यही इस स्लाइड के अंदर लिखा हुआ है। यहाँ पे कंपोजिशन बताई गई है। कंपोजिशन क्या है, देखिए एमपीसी के अंदर 3 मेंबर होंगे आरबीआई के, 3 मेंबर होंगे आपके गवर्नमेंट के। आरबीआई के जो 3 मेंबर हैं उसमें से एक तो आपका गवर्नर होगा, एक डिप्टी गवर्नर होगा, तीसरा मेंबर होगा आरबीआई बोर्ड एक पर्सन को नॉमिनेट कर देगी, ये भी आरबीआई का ही होगा, आरबीआई का ही ऑफिसर होगा कोई। जो बाकी के ये 3 मेंबर हैं इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चूज करेगी, और ये 3 मेंबर एक्सपर्ट होंगे इकोनॉमी में, बैंकिंग में, फाइनेंस में या फिर मॉनेटरी पॉलिसी में। ठीक है, इनमें से किसी में भी वो एक्सपर्ट हो सकते हैं। जो भी ये मेंबर्स चुने जाएंगे इनका 4 साल का टेन्योर होगा, और एक बारी अगर कोई आदमी एमपीसी के अंदर मेंबर बन गया है तो वो दोबारा से रीअपॉइंट नहीं हो सकता है। ये आपको याद रखना है एमपीसी से रिलेटेड। जो डिसीजन मेकिंग है वो कैसे होगी, ये साल में 4 बारी मिलेंगे, 4 बारी एमपीसी की मीटिंग होगी। उस मीटिंग के अंदर जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो मेजॉरिटी के बेसिस पे लिया जाएगा, और जो गवर्नर है, गवर्नर ही चेयरपर्सन होता है एमपीसी का, उसको एक कास्टिंग वोट दिया गया है, वीटो पावर किसी के पास नहीं है। ठीक है, तो ये तो डिसाइड हुआ। एक ये पॉइंट और आपको याद रखना है कि हर 6 महीने में आरबीआई एक मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट भी इशू करेगी, पब्लिश करेगी, और वो ये बताएगी कि आने वाले समय में आरबीआई को क्या लगता है कि क्या इन्फ्लेशन रहने वाली है। ठीक है, तो देखिए एक बारी फिर से हम देख लेते हैं बहुत ही जल्दी जल्दी। 2016 के अमेंडमेंट के बाद से इन्फ्लेशन टारगेट दिया गया है। इन्फ्लेशन टारगेट क्या दिया गया, 4% ±2। इस टारगेट को अचीव करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस लिए जाएंगे, और इस डिसीजन को लेगी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इस कमेटी के अंदर 6 मेंबर हैं, 3 मेंबर आरबीआई के हैं, 3 मेंबर गवर्नमेंट के हैं। आरबीआई के मेंबर में जो गवर्नर होगा, गवर्नर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का चेयरपर्सन होगा, और इसके पास कास्टिंग वोट होगा। सारे के सारे डिसीजन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर मेजॉरिटी से डिसाइड होंगे, और मिनिमम क्राइटेरिया या फिर कोरम जो है मीटिंग बुलाने का, वो कोरम होगा 4 मेंबर का। ठीक है, कास्टिंग वोट बता दिया, 4 मेंबर बता दिया। फिर अगर 3 कॉन्सेक्यूटिव क्वार्टर्स तक आरबीआई फेल होती है अपने इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव करने के लिए, तो उसको एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। रिपोर्ट में वो कारण बताएगी फेलियर के, दूसरा बताएगी कि कौन कौन से वो एक्शन लेगा ताकि दोबारा से इन्फ्लेशन टारगेट में आ जाए। तो ये रिपोर्ट तो उसको फेलियर के टाइम पे सबमिट करनी है। एक रिपोर्ट आरबीआई को हर 6 महीने में सबमिट करनी ही है, इसका टारगेट से कुछ लेना देना नहीं है। ये जो रिपोर्ट है ये बताएगी कि आगे आने वाले 6 से 8 महीनों में इन्फ्लेशन क्या रह सकती है। अब हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर जो बैंकिंग सेक्टर है वो कैसा है। इंडिया के जो बैंक्स हैं उनकी एक थोड़ी सी हम हिस्ट्री देखेंगे और बैंकिंग सेक्टर को देखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक कहानी बता देता हूँ। अगर आपको नाम याद हो गए एक बारी बैंक्स के, तो उसके बाद उनके जो फैक्ट हैं वो याद करना बहुत ईजी हो जाता है, इसलिए मैं आपको नाम याद कराता हूँ। पहले तो देखिए, आपको जब भी लोन लेना होता है तो क्या आप आरबीआई के पास जाते हैं लोन लेने? नहीं, आप जाते हैं किसी कमर्शियल बैंक के पास लोन लेने के लिए। ये जो कमर्शियल बैंक है, इसको कमर्शियल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो मेन मोटिव है, इसका मोटिव होता है कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले। तो आप खुद बताइए, ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी कहाँ पर हो रही है, अर्बन एरिया में या रूरल एरिया में? अर्बन एरिया में ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, रूरल में कम होती है। दूसरा, आपको गाड़ी खरीदनी है, आपको अपने पर्सनल लाइफस्टाइल के लिए लोन लेना है, आपको टूरिज्म के लिए लोन लेना है, आपको मॉरिशस घूमने जाने के लिए लोन लेना है, तो आप कहाँ पे ज़्यादा लोन लेंगे? अर्बन एरिया में लेंगे, रूरल एरिया में कम लेंगे। पर्सनल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। तो हम कह सकते हैं कि अर्बन एरिया के अंदर बैंक्स को प्रॉफिट होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। इसलिए जो कमर्शियल बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स ज़्यादातर जो हैं वो अर्बन एरिया के अंदर स्टैब्लिश होने की कोशिश करते हैं, अर्बन एरिया में ही रहते हैं। तो अगर अर्बन एरिया में रह जाएगा तो जो रूरल एरिया है, रूरल एरिया के अंदर कोई उधार नहीं प्रोवाइड कर पाएगा, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? उन्हें मनी लेंडर के पास जाना पड़ेगा। मनी लेंडर जो है उससे मुंह मांगी इंटरेस्ट वसूल सकता है। तो रूरल एरिया के अंदर मनी लेंडर के चंगुल में फंस जाते हैं लोग। तो ये चीज़ ना हो पाए, रूरल एरिया के अंदर भी जो लोग हैं वो बैंकिंग फैसिलिटी को अवेल कर सकें, उसके लिए हमने बनाए रीजनल रूरल बैंक्स। रीजनल रूरल बैंक्स बनाएंगे ताकि रूरल एरिया के अंदर भी हम बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें। अब आपने सुना होगा अमूल का मॉडल, सुना होगा। अमूल के मॉडल में क्या होता है?
ढेर सारे दूध वाले लोग एक साथ आते हैं। ये सब के पास अपनी अपनी दो दो भैंसें थी। इन्होंने दो दो भैंसों का दूध था। ये बेचने जाता था दूध को, तो इसको 20-25 रुपए मिल जाते थे पर लीटर। इसको 20-25, इसको 20-25, इसको 20-25। ये दूध उन्हें डेली काढ़ना पड़ता था और डेली बेचने जाना पड़ता था। इन्होंने क्या कहा कि हम एक काम करते हैं, हम सब इकट्ठे हो जाते हैं, एक टैंकर खरीद लेते हैं, हम अपने सारे दूध को इस टैंकर में डाल देंगे और ये टैंकर लेके कोई आदमी चला जाएगा और इसको शहर में बेच के आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, हम सबको नहीं जाना पड़ेगा अलग अलग दूध बेचने के लिए, हम सबका किराया बचेगा। वरना पहले मैं भी जाता था, मेरा किराया लगता था, ये जाता था, इसका किराया, इसका किराया, इसका किराया। फिर जो हमारा दूध है जिस दिन निकाला उसी दिन बेचना पड़ेगा, वरना खराब हो जाएगा। यहाँ पे हमने टैंकर में कुछ प्रिजर्वेटिव डाल दिए तो वो ज़्यादा दिनों तक रहेगा। फिर अब क्या हो गया, पहले मेरे पास सिर्फ 2 लीटर दूध होता था। इस 2 लीटर दूध से मैं दही जमा के तो नहीं बेच सकता, इस 2 लीटर दूध से मैं घी निकाल के तो नहीं बेच सकता, मेरे को सीधा दूध ही बेचना पड़ेगा। दूध कितने रुपए लीटर है? दूध 20-25-40 रुपए लीटर होगा, 40 रुपए प्रति लीटर होगा, तो 40-40 रुपए मिलते हैं। पर अगर मैंने घी बना लिया तो घी कितना मिलेगा? 400 रुपए पर लीटर घी मिल जाएगा मुझे। तो वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि अगर मैं, मेरे पास ढेर सारा दूध होता तो मैं इस ढेर सारे दूध से कुछ तो दूध बेच देता, कुछ दूध का मैं पनीर बना देता, कुछ दूध से मैं घी बना लेता, कुछ दूध से दही बना लेता। ऐसे कर करके मेरे ढेर सारे प्रोडक्ट बिकते रहते। तो इन्होंने क्या किया, ये सारे के सारे लोगों ने कहा कि हम अकेले अकेले एक एक दो दो लीटर दूध बेचने की बजाय सब इकट्ठे आ जाते हैं और अपने दूध को एक जगह पे इकट्ठा कर लेंगे। अब ये जो हमारे पास बल्क में दूध है, इस दूध से हम अलग अलग प्रोडक्ट बना सकते हैं। और यही कॉन्सेप्ट जो है आगे जाके क्या बना, ये बना अमूल। अमूल का कॉन्सेप्ट यही है, कोऑपरेटिव पे डिपेंड करता है। ये सब आपस में कोऑपरेशन कर रहे हैं, इसीलिए इसको कोऑपरेटिव मॉडल कहते हैं। तो इंडिया के अंदर कोऑपरेटिव मॉडल बहुत ही, हम जब से आज़ाद हुए हैं तब से हम कोऑपरेटिव मॉडल को एनकरेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे कोऑपरेटिव मॉडल चल रहा है तो बैंकिंग के अंदर भी एक कोऑपरेटिव बैंक्स होने चाहिए जो कुछ कुछ इसी मॉडल पे चलेगा। तो ये हमने अभी 3 तरह के बैंक देखे, कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक्स। अब हम देखेंगे, देखिए कोई भी बैंक लगना होता है तो बैंक की बहुत बड़ी सी बिल्डिंग लगती है, ठीक है, ब्रिक एंड मोर्टार लगता है, सीमेंट लगता है, ठीक है, फिर यहाँ पे कंप्यूटर लगते हैं, स्टाफ लगता है। तो ये बहुत ही खर्चे वाली चीज़ है, बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है। तो अर्बन एरिया के अंदर तो ये खर्चा कर लेंगे क्योंकि यहाँ से प्रॉफिट आने के चांसेस ज़्यादा हैं। रूरल एरिया के अंदर ये खर्चा करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि वहाँ से इतना प्रॉफिट आएगा नहीं। तो वहाँ पे खर्चा ज़्यादा हो गया लेकिन प्रॉफिट नहीं आ पा रहा। तो इस वजह से भी जो प्राइवेट सेक्टर के या फिर जो कमर्शियल बैंक्स थे वो रूरल एरिया में नहीं जाना चाहते थे क्योंकि उनका प्रॉफिट मोटिव अचीव नहीं होता था। तो आरबीआई ने क्या कहा, आरबीआई ने कहा यार तुम एक काम करो, तुम पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मत बनाओ, एक छोटी सी बिल्डिंग बना दो, उस छोटी बिल्डिंग के अंदर एक कंप्यूटर और एक आदमी लगा दो। ये जो कंप्यूटर और आदमी लगाया है इसका सिर्फ एक काम दे रहे हैं हम यहाँ पे। ये क्या करेगा, यहाँ पे अगर किसी आदमी को कोई डिजिटल पेमेंट करनी है तो ये आदमी कर देगा। गाँव के लोग स्मार्टफोन यूज़ करके डिजिटल पेमेंट नहीं कर पाते, तो ये आदमी जो है वो डिजिटल पेमेंट कर देगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए दिल्ली के किसी गाँव में ये आदमी बिठा रखा है, तो यहाँ पे अगर कोई आदमी बिहार में पैसा भेजना चाहता है तो बिहार में पैसा चला जाए, ये वाला काम हो जाए। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे बैंक तो बना सकते हो, तुम्हें इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। तो कॉन्सेप्ट निकल के आया पेमेंट बैंक्स का। इस पेमेंट बैंक को हम कहते हैं डिफरेंशिएटेड बैंक, डिफरेंशिएटेड बैंक या फिर नीश बैंक। नीश का मतलब होता है एक स्पेसिफिक चीज के अंदर उसकी स्पेशलिटी होना। तो ये पेमेंट बैंक निकल के आया। ऐसे ही स्मॉल फाइनेंस बैंक निकल के आए। स्मॉल फाइनेंस बैंक भी क्या है, वो भी नीश बैंक्स हैं। ये एक्चुअल में कंपनीज हैं, ठीक है, जिनको, ये कंपनीज हैं जिनके आगे बैंक लगा दिया पर एक्चुअल में ये कंपनीज हैं। अब हम, ये एक आपने स्टोरी देख लिया, अब हम इस स्टोरी को डिटेल में देखते चलेंगे कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या क्या चीज़ें याद करनी है, किसको इग्नोर कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों ईपीएफओ और सिविल सर्विसेज दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इजी इसके क्वेश्चन आएंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक ज़रूर कर दें अभी। ठीक है, तो देखिए ऑर्गेनाइज जो बैंकिंग है, इंडिया के अंदर जो सबसे पहला बैंक स्टैब्लिश हुआ था वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, 1770 में हुआ था। ये एक फैक्ट है जो आपको याद कर लेना है, पूछेंगे तो पूछेंगे, नहीं पूछेंगे तो छोड़ दो। ठीक है, 3 कैटेगरी के बैंक हैं। सबसे टॉप पे आएगा आरबीआई। आरबीआई एक रेगुलेटर की तरह काम करता है, इसके फंक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं पिछली क्लास के अंदर। फिर आते हैं इसके नीचे 3 कैटेगरी में, पहला है सेंट्रल बैंक जिसको हम कहेंगे रिजर्व बैंक ऑफ अथॉरिटी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर आते हैं तुम्हारे कमर्शियल बैंक्स,
फिर आते हैं तुम्हारे कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, देखिए हिस्ट्री में ही जो सबसे पहले बैंक स्टैब्लिश हुए थे, तो आप इसको याद कर लीजिए, CBM, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। C से कलकत्ता, B से बॉम्बे, M से मद्रास। ठीक है, तो ये ऐसे 3 बैंक स्टैब्लिश किए गए थे। तो कलकत्ता वाले बैंक को कहा था बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे वाले को बैंक ऑफ बॉम्बे, फिर बैंक ऑफ मद्रास। ये डेट अगर याद हो जाए तो ठीक है, नहीं होती तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। बस एक टाइमलाइन देख लीजिए कि मिड 1800 से पहले पहले ही ये स्टैब्लिश हो चुके थे। ठीक है, ये 3 बैंक CBM वाले स्टैब्लिश हुए हैं। इन 3 बैंकों को जब इंडिया आज़ाद हो गया तो 1955 में यही बैंक जो हैं ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनते हैं। ट्रू स्टोरी क्या है, ये 3 बैंक लिए हमने CBM, इन 3 बैंकों को मर्ज करके बना दिया जाता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। फिर 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे मर्जिंग हो रही है इनकी इंपीरियल बैंक में, फिर उसको स्टेट बैंक बना दिया है आज़ादी के बाद। तो देखिए अगर क्वेश्चन आ जाए कि पहला बैंक जो इंडियंस ने स्टैब्लिश किया था, तो यूपी जो है, यूपी हमेशा से पॉलिटिकली और बैंक में काफ़ी ज़्यादा आगे रही है। आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे सभाज बनी थी। ठीक है, चलिए हिस्ट्री में नहीं जाते हैं, अब बस ये याद रखने के लिए मैं ये कहानी बता रहा हूँ कि यूपी जो है बहुत ही आगे रहा है, यहाँ पे बहुत अमीर अमीर लोग भी रहे हैं पहले। तो जो पहला बैंक इंडियंस ने स्टैब्लिश किया था पूरी तरह से वो था इलाहाबाद बैंक। उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक बना था, पंजाब नेशनल बैंक लाहौर में बना था। फिर जो RBI बना था, RBI बना था हिल्टन यंग कमीशन से। हिल्टन यंग कमीशन बनी थी जो कि 1922 में स्टैब्लिश हुई थी और उसका असली नाम था रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। हिल्टन यंग कमीशन भी कहते हैं। इसकी रिपोर्ट आई थी 1930s में और 1934 के अंदर RBI एक्ट पास कर दिया गया था। RBI एक्ट पास कर दिया था और उससे RBI बना था। ये आपको याद रखना है, RBI एक्ट 1934, हिल्टन यंग कमीशन आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये RBI यहाँ पे हमने बना दिया है। फिर कमर्शियल बैंक देखेंगे। कमर्शियल बैंक में देखिए स्ट्रक्चर कैसे है, बैंकिंग का स्ट्रक्चर एक आपको मैं, या फिर यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देखिए, ये आपका बैंकिंग का स्ट्रक्चर है। RBI जो रेगुलेट कर रहा है, नॉन शेड्यूल्ड बैंक, हमें इनकी बात नहीं करनी है, ये वो बैंक हैं जिस पे हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ठीक है, ये RBI इनको कंट्रोल नहीं करता, नॉन शेड्यूल्ड बैंक के लिए आप ये याद रख लीजिए। तो आए शेड्यूल्ड बैंक्स। शेड्यूल्ड बैंक कौन से होते हैं, देखिए RBI एक्ट की बात की हमने, RBI एक्ट 1934। इस RBI एक्ट के लास्ट में एक लिस्ट बनी हुई है। ठीक है, इस लिस्ट को नाम दिया गया सेकंड शेड्यूल। इस लिस्ट के अंदर कुछ बैंक्स के नाम दिए गए हैं। तो जिस भी बैंक का नाम इस लिस्ट के अंदर डाल दिया जाता है या फिर प्रेजेंट होता है उसको शेड्यूल बैंक कहा जाता है। तो जो ये शेड्यूल बैंक होते हैं ये कमर्शियल भी हो सकते हैं और कोऑपरेटिव भी हो सकते हैं। कमर्शियल बैंक कितने टाइप का हो सकता है, कमर्शियल बैंक या तो पब्लिक सेक्टर बैंक होगा जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर ये प्राइवेट सेक्टर बैंक होगा जैसे कि HDFC। ठीक है, फिर कुछ फॉरेन कंट्री के बैंक भी यहाँ पे आके अपने ब्रांचेस खोल सकते हैं जैसे कि अमेरिकन एक्सप्रेस, MX। ठीक है, तो फॉरेन बैंक्स भी हो सकते हैं। और ये सब जो है ये कहाँ पे इस्टेब्लिश रहेंगे, ये रहेंगे अर्बन एरियाज के अंदर। इनका मेन फोकस कहाँ पे होगा, अर्बन एरिया में। स्टेट बैंक का भले ही नहीं है पर ज़्यादातर ये अर्बन एरिया में कंसंट्रेटेड रहते हैं। तो हमें रीजनल रूरल बैंक्स बनाने पड़ेंगे, वो भी कमर्शियल बैंक का पार्ट बन जाता है। फिर आते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स या तो अर्बन एरिया में होंगे या फिर रूरल एरिया में होंगे। ठीक है, फिर आ जाते हैं आपके डेवलपमेंट फाइनेंस बैंक, इनको हम अभी बाद में देखेंगे। तो ये एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। ये हम देख चुके हैं पूरा। देखिए तो कमर्शियल बैंक या तो शेड्यूल्ड होगा या नॉन शेड्यूल होगा। नॉन शेड्यूल को हम नहीं पढ़ रहे। शेड्यूल बैंक कौन से होंगे, जो भी RBI के सेकंड शेड्यूल के अंदर नाम जिनका लिखा होगा उनको शेड्यूल्ड बैंक कहा जाएगा। इनको रेगुलेट कौन करेगा, RBI रेगुलेट करेगा। RBI जो रेगुलेट करता है, RBI जो रेगुलेट करता है उसके लिए एक डिफरेंट एक्ट बना रखा है। उस एक्ट का नाम है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। RBI जिस एक्ट से स्टैब्लिश हुआ था उस एक्ट का नाम है RBI एक्ट 1934। ठीक है, तो एक एक्ट से वो स्टैब्लिश हुआ है, एक एक्ट से वो रेगुलेट करता है, ये आपको याद रखना है। बेनिफिट क्या होता है शेड्यूल्ड बैंक का, जब भी कोई बैंक शेड्यूल्ड बैंक बनता है
आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में आता है, आरबीआई एक्ट के सेकंड शेड्यूल में आता है। तो वो बैंक आरबीआई से रेपो रेट के अंदर उधार ले सकता है, एमएसएफ के अंदर उधार ले सकता है, बैंक रेट के अंदर उधार ले सकता है। आरबीआई जो है नॉन शेड्यूल्ड बैंक को ये उधार नहीं देती, शेड्यूल्ड बैंक को ये उधार देती है। तो ये आपको याद रखना है। देखिए, कोई भी बैंक शेड्यूल्ड बैंक कब आएगा, उसकी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन तो यह है कि डिपॉजिटर के इंटरेस्ट को हमेशा प्रोटेक्ट करना है। ये बैंक का प्राइम टारगेट होता है कि डिपॉजिटर को नुकसान नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज क्या उसको कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए कि जो पेड अप कैपिटल है वो 5 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। अब क्वेश्चन उठेगा कि ये पेड अप कैपिटल क्या होती है। तो देखिए, जब भी कोई कंपनी स्टैब्लिश होती है, मान लीजिए ये कंपनी स्टैब्लिश हो रही है, इस कंपनी की वैल्यू मान लीजिए 100 रुपए है, इस कंपनी की वैल्यू 100 रुपए हम मान लेते हैं। तो जब भी ये कंपनी स्टैब्लिश होती है, ये अपनी ओनरशिप के कुछ हिस्से को बेचती है। ठीक है, अपने ओनरशिप के कुछ हिस्से को बेचती है, जिसको हम कह देते हैं कि ये शेयर बेच रही है। स्टैब्लिश जब ये होती है नई नई, तो ये अपने कुछ शेयर को बेच देती है। ये जो उसने कुछ शेयर बेचे हैं, ये एक तरह से ओनरशिप उसने बेची है। तो मान लीजिए 100 रुपये उसकी वैल्यू थी, उसने अपने 24% शेयर बेच दिए, और यानी कि 24 रुपये उसको मिल गए। तो इस कंपनी को 24 रुपये मिल गए ओनरशिप बेचने के बाद। ये जो इसको 24 रुपये मिले हैं अपने इनिशियल टाइम पे, ओनरशिप बेचने के टाइम पे, इसको पेड अप कैपिटल कहते हैं। तो बैंक जब स्टैब्लिश होगा, तो इनिशियली जब वो अपने शेयर बेच के पहली बार पैसा निकालेगा, उसको पेड अप कैपिटल कहेंगे। वो 5 लाख से ज्यादा होना चाहिए। तो ये दो कंडीशंस याद रखनी है आपको, पेड अप कैपिटल की और डिपॉजिटर वाली। ये 5 अलग अलग तरीके के होते हैं। एक तो स्टेट बैंक, फिर आपके प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक, रीजनल रूरल बैंक, और ये कुछ नेशनलाइज्ड बैंक हैं। ठीक है, ये भी पब्लिक सेक्टर के अंदर आता है। तो ये दोनों पब्लिक सेक्टर बैंक हो गए, ये रीजनल रूरल बैंक, फॉरेन बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक। अब हम देखेंगे नेशनलाइजेशन कैसे कैसे हुई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप देख रहे होंगे पिछले 2 साल से यूपीएससी जो है सिविल सर्विस के अंदर ये क्वेश्चन पूछ रहा है नेशनलाइजेशन को लेके। ठीक है, तो इसको हम याद कर लेंगे। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो ये 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे सीबीएम वाले, वो पहले इंपीरियल बैंक बने थे, और फिर 1955 में उनको नेशनलाइज करके स्टेट बैंक बना दिया था। और एक एक्ट बनाया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके अंदर हमने इनको नेशनलाइज किया था। तो स्टेट बैंक कब नेशनलाइज हुआ है? 1955 में। फिर देखिए, इंदिरा गांधी जो है, इंदिरा गांधी लेफ्ट लीनिंग थी। वो लोगों के वेलफेयर के लिए स्कीम्स बनाने की कोशिश करती है। ठीक है, ये सिर्फ याद करने के लिए आपको कहानी बता रहा हूँ, तो इसमें ज़्यादा पॉलिटिकल नहीं होना है। तो इंदिरा गांधी जो है वो वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ काम करेगी। तो पहली बार इंदिरा गांधी पावर में आती है 1967 में, और दूसरी बार पावर में आती है 1980 में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, 1977 में वो पावर लूज होती है, लेकिन अभी उसको भूल जाते हैं। तो 1967 में इंदिरा गांधी पावर में आई हैं। उसके बाद 2 साल तक उन्होंने काम किया है। उसके बाद 1969 के अंदर थोड़ी कांग्रेस पार्टी के अंदर प्रॉब्लम्स आने लग गई। इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया कहा जाता था। तो जो के कामराज करके एक लीडर होते थे, ये सब आपको याद नहीं रखना है। के कामराज करके एक लीडर होते थे, वो कहते थे कि इंदिरा गांधी एक गूंगी गुड़िया है। तो 1967 में इन के कामराज जी ने इंदिरा गांधी को कहा था कि इनको हम प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं 1967 में, ये तो गूंगी गुड़िया की तरह हैं, और जो भी हम बोलेंगे ये हमारी बात मानते रहेंगे। लेकिन 1969 तक इंदिरा गांधी में कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ। इंदिरा गांधी को समझ में आ गया कि अगर वो लोगों का वेलफेयर करेंगी तो वो एक पॉपुलर लीडर बन जाएंगी। तो उन्होंने वेलफेयर करने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने चालू कर दिए। ये जो स्टेप्स थे ये लेफ्ट लीनिंग थे, लेकिन के कामराज जो थे वो राइट लीनिंग थे। ठीक है, तो इसकी वजह से इनके बीच में तकरार आने लगी, और 1969 के अंदर कांग्रेस का स्प्लिट भी हो गया। ठीक है, तो ये कहानी सिर्फ याद रखने के लिए, ताकि आपको ये डेट याद हो जाए 1969 वाली। तो जो 1969 की डेट है, इसके अंदर इंदिरा गांधी क्या कहेगी कि बहुत सारे लालाओं ने, बहुत सारे बनियों ने, बहुत सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने प्राइवेट बैंक्स खोल रखे हैं। ये प्राइवेट बैंक जो हैं लोगों का वेलफेयर नहीं कर रहे, ये सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमाए जा रहे हैं। तो मैं इनको नेशनलाइज कर दूंगी। नेशनलाइज करने का क्या मतलब है? मैं इनसे बैंकों को खरीद के गवर्नमेंट को दे दूंगी। तो अब ये जो प्राइवेट बैंक थे, ये जो लाला के बनियाओं के बैंक थे, ये सारे के सारे बैंक गवर्नमेंट ओन्ड हो गए। अब इनका मालिक कौन है? कोई प्राइवेट आदमी ओन नहीं है, ओनर नहीं है, इनका ओनर है अब गवर्नमेंट। तो ये 1969 में 14 बैंक्स के साथ इंदिरा गांधी ने किया।
फिर उसके बाद 1977 में इंदिरा गांधी की पावर चली गई थी, फिर वो दोबारा से पावर में आती हैं 1980 के अंदर। जैसे ही वो पावर में आती हैं वो कहती हैं कि मैं 6 बैंक्स को दोबारा से नेशनलाइज करूंगी। तो 14 बैंक को पहले नेशनलाइज किया 1969 में, फिर 1980 में 6 बैंक्स को और नेशनलाइज कर दिया और 20 बैंक नेशनलाइज कर दिए थे इंदिरा गांधी जी ने। उनका काम, उनका मोटिव क्या था? वो चाहती थी कि ये जो प्राइवेट बैंक अर्बन एरिया में है मैं नेशनलाइज करूंगी, तो अब गवर्नमेंट ओनर है इस बैंक की, इस बैंक को गवर्नमेंट रूरल एरिया में भी खोल सकती है, इस बैंक को गवर्नमेंट स्लम एरिया में भी खोल सकती है। तो ये इसके पीछे का टारगेट था। तो हम इसको क्या कह देते हैं कि जब हम रूरल एरिया में बैंक खोलेंगे तो उस रूरल एरिया के अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन होगी, यहाँ के लोग भी बैंकिंग फैसिलिटी को अवेल कर पाएंगे। देखिए रूरल एरिया के अंदर बहुत सारा पैसा पड़ा है, लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन वो पैसा कहाँ पे रखा है? उनके तकिए के अंदर भरा रखा है, उनकी तिजोरी में भरा रखा है। ये पैसा इकोनॉमी के अंदर नहीं आ पा रहा है, उनके घर के अंदर ही पड़ा हुआ है। तो अगर मैंने बैंक खोल दिया रूरल एरिया के अंदर, तो ये जो पैसा उनके तकिए के अंदर भरा था वो बैंक के अंदर जमा कराएंगे। बैंक के अंदर जब वो डिपॉजिट होगा तो जो भी बिजनेस करने वाला है वो बैंक से लोन ज्यादा ले पाएगा। ठीक है, तो यहीं से आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने लोगों की सेविंग करने की हैबिट या फिर बैंक की फैसिलिटी अवेल करने की हैबिट को इम्प्रूव किया है, वैसे ही मेरी इकोनॉमी के अंदर क्या हो गया? बोरोइंग भी इंक्रीज होने के चांस होते हैं, इकोनॉमी रिवाइव होने के चांस होते हैं। और यूपीएससी का 2019 का क्वेश्चन है, उसने कहा था कि फॉलोइंग स्टेटमेंट में से कौन सी चीज जो है बैंकिंग के अंदर डिपॉजिट को इंक्रीज करेगी? तो उसके अंदर एक ऑप्शन दे रखा था सेविंग हैबिट को इंप्रूव करना। तो सेविंग हैबिट को इंप्रूव करेंगे तो बैंकिंग सेक्टर इंप्रूव होता है, बोरोइंग जो है वो इंप्रूव होती है। तो देख लीजिए, इसको फाइनेंशियल इंक्लूजन कहा जाता है। ठीक है, फिर 1993 के अंदर, अब देखिए नेशनलाइज हो चुका है 1969 में, 1980 में। अब हम नेशनलाइज नहीं कर रहे, अब हम मर्ज कर रहे हैं, यानी कि 2 बैंक एग्जिस्ट करते हैं, उन दोनों बैंकों को मिला के एक सिंगल बैंक बना दिया है। तो 1993 के अंदर पंजाब नेशनल बैंक और न्यू बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों को मर्ज करके पीएनबी बना दिया गया था। ठीक है, ये एक लीड बैंक स्कीम है, ये भी इंदिरा गांधी जी ने स्टार्ट की थी 1969 के अंदर। यहाँ पे वो सिर्फ लीड बैंक के अंदर वो ब्रांचेस खोलना चाह रही हैं। देखिए नेशनलाइज कर दिया, नेशनलाइज करने के बाद लीड बैंक स्कीम चलाई और क्या कहा कि अब जो मैंने बैंकों को नेशनलाइज किया है इनकी ब्रांच को मैं रूरल एरियाज तक लेके जाऊंगी। तो ब्रांच एक्सपेंशन का ये एक स्कीम चली थी जिसको लीड बैंक स्कीम कहते हैं। यहाँ पे कुछ रीजंस दिए गए हैं, आप इन रीजंस को एक बार पढ़ लीजिएगा। मेजर रीजन था फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट जो अपने बैंक्स को चला रहे हैं उन बैंक्स को निकाल के रूरल एरिया में ले जाना है ताकि लोगों की भलाई हो। ठीक है, देखिए टाटा का बैंक है, मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, टाटा का बैंक है। टाटा एक तरफ कार बना रहा है, एक तरफ उसने बैंक खोल रखा है, बैंक के अंदर पैसा आ रहा है। तो जब इस बैंक को उधार देना होगा तो ये सुरेश को पैसा देगा, सुमित एमएसएमई को पैसा देगा, सुमित की कोई एमएसएमई इंडस्ट्री है उसको पैसा देगा, या फिर वो टाटा को दे देगा। तो ये जो बैंक है इसका एक वेस्टेड इंटरेस्ट है, इसका एक इंटरेस्ट है। क्या इंटरेस्ट है? कि मेरे जो मालिक है टाटा, उसकी इंडस्ट्री को पैसे की कमी नहीं पड़नी चाहिए। तो ये जो सुरेश है, सुरेश को पैसा नहीं मिल पाएगा, एमएसएमई को पैसा नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट बैंक चला रहे थे उस बैंक को नेशनलाइज करने की जरूरत लगी थी इंदिरा गांधी को। ये जो चीज हो रही है जिसमें टाटा की कार की भी फैक्ट्री है और टाटा का बैंक भी है, और टाटा जो अपने बैंक का पैसा है वो कार तक लेके जा रहा है, इसको कहा जाता है कनेक्टेड लैंडिंग। इसको कहते हैं कनेक्टेड लैंडिंग। ये आपके करंट अफेयर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बार कि कनेक्टेड लैंडिंग क्या होती है। वो ये भी पूछ सकते हैं कि किस चीज से कनेक्टेड लैंडिंग बढ़ेगी। तो अगर इंडस्ट्रियलिस्ट को अलाउ कर दें बैंकिंग सेक्टर के अंदर बैंक्स खोलने का, तो वहां पे कनेक्टेड लैंडिंग बढ़ सकती है। इंडिया के अंदर अब इंडस्ट्रियलिस्ट अलाउड नहीं है कि वो बैंक खोलें, यानी कि टाटा अगर चाहे तो भी वो बैंक नहीं खोल सकता है। ठीक है, अभी रिसेंट एक रिकमेंडेशन आई है आरबीआई की वर्किंग कमेटी की जिसने कहा है कि अलाउ हो जाना चाहिए, जो हम करंट अफेयर्स में देखेंगे पीटी 365 के अंदर। अभी के लिए आप याद रख लीजिए कि कनेक्टेड लैंडिंग या फिर ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो बैंक नहीं खोल सकते हैं इंडिया के अंदर। अब हम आ जाते हैं रीजनल रूरल बैंक्स के पास। रीजनल रूरल बैंक्स में हमें क्या याद रखना है कि किस कमेटी ने रिकमेंड किया था। देखिए 1969 के अंदर लीड बैंक स्कीम चला के
इंदिरा गांधी जी ने चाहा कि बैंक्स जो हैं वो रूरल एरियाज तक पहुंच जाएं, लेकिन वो पहुंच नहीं पा रहे थे। तो क्या हुआ, 1970s के अंदर, 1975 में टू बी मोर प्रिसाइज, इंदिरा गांधी को लगा कि एक काम करते हैं, मैं ब्रांचेस खोलने की बजाय छोटे छोटे, छोटे नहीं सॉरी, मैं रीजनल रूरल बैंक्स खोल देती हूँ, जो कि इस एक एक रीजन को टारगेट करके काम किया करेगा। तो 1975 के अंदर थोड़ा सा मॉडल बदला फाइनेंशियल इंक्लूजन का, और वो मॉडल क्या आ गया, वो मॉडल आ गया रीजनल रूरल बैंक्स का। किसने रिकमेंड किया था ये रीजनल रूरल बैंक, ये नरसिम्हन कमेटी जो थी उसने रिकमेंड किया था। ये कमेटी का नाम आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी है, बहुत बार हम इसका नाम सुनेंगे। इसका मेन टारगेट क्या होगा रीजनल रूरल बैंक का, इसका मेन टारगेट होगा कि वो रूरल क्रेडिट को, रूरल एरियाज में क्रेडिट को पहुंचाए। ठीक है, ये लो कॉस्ट क्रेडिट प्रोवाइड करेगा। 1975 के अंदर पांच पांच रीजनल रूरल बैंक स्टैब्लिश किए गए थे, और गांधी जयंती पे ये इनको एस्टेब्लिश किया था। ये किस एक्ट के अंदर स्टैब्लिश किए जाते हैं, ये रीजनल रूरल बैंक एक्ट के अंदर स्टैब्लिश किया जाता है। तो ये जितने भी मैंने पॉइंट अंडरलाइन किए, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका ओनर कौन होगा रीजनल रूरल बैंक का, तो रीजनल रूरल बैंक के 3 ओनर होंगे। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की 50% ओनरशिप होगी, स्टेट गवर्नमेंट की 15%, और एक कमर्शियल बैंक, कोई भी कमर्शियल बैंक की 35% ओनरशिप होगी। जब ये बनाए गए थे रीजनल रूरल बैंक, तो ये कहा गया था कि इनको सिर्फ एक पब्लिक सेक्टर बैंक, यहाँ पे जो कमर्शियल बैंक लिखा है इसकी जगह पब्लिक सेक्टर बैंक था, यानी कि प्राइवेट बैंक अलाउड नहीं थे। लेकिन अब वो कंडीशन नहीं है, अब सिर्फ कमर्शियल बैंक कोई भी हो, चाहे पब्लिक प्राइवेट, वो हो सकता है। इनसे हमारी उम्मीद ये है कि रूरल एरिया के क्रेडिट को बढ़ाएगा, वीकर सेक्शन को क्रेडिट पहुंचाएगा, लोअर इंटरेस्ट रेट पे क्रेडिट पहुंचाएगा रूरल एरियाज के अंदर। रीजनल रूरल बैंक के अंदर कमर्शियल मोटिव एब्सेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये रूरल सेविंग को मोबिलाइज करता है। 1991 में नरसिम्हन कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना उसकी, बस नरसिम्हन कमेटी याद रखना है। फिर 1991 के अंदर, 1991 के अंदर हमने LPG मॉडल अपनाया। जी का मतलब है ग्लोबलाइज, ग्लोबलाइज का मतलब बाहर से भी लोग अब पैसा इंडिया में लगा सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया, 1995 के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ कर दी है बैंकिंग सेक्टर के अंदर, ये आपको याद रखना है। दूसरा हमने क्या कर दिया, हमने लिबरलाइज कर दिया है, यानी कि थोड़ी सी छूट दे दी है। पहले क्या होता था कि अगर कोई कमर्शियल बैंक है, ये कमर्शियल बैंक कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है अपने अपने ग्राहकों से, अपने कस्टमर से, ठीक है, डिपॉजिट पे कितना इंटरेस्ट देना है ये आरबीआई बताती थी, लैंडिंग पे कितना इंटरेस्ट देना है ये आरबीआई बताती थी। लेकिन अब क्या कर दिया है, अब इनको डी रेगुलेट कर दिया है, यानी कि अब कौन बताता है कि डिपॉजिट पे कितना, आप गए हो बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर पैसा जमा कराने, तो कितने इंटरेस्ट पे वो आपको पैसा जमा करेगा, आपको वो कितना इंटरेस्ट देगा, ये बैंक ऑफ बड़ौदा खुद डिसाइड करेगा, आरबीआई डिसाइड करके नहीं बताएगी। बैंक ऑफ बड़ौदा आगे अपने कस्टमर को कितने में लोन देगा, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देगा, ये भी बैंक ऑफ बड़ौदा डिसाइड करेगी, आरबीआई नहीं करेगी। पहले आरबीआई करती थी, अब नहीं करती, तो इसको कहा जाता है डीरेगुलेशन। तो ये आपको याद रखना है। अगला हम जो देख रहे हैं, अगला ये हमारा करंट अफेयर्स का टॉपिक है। 10 बैंकों को अभी रिसेंटली मर्ज कर दिया गया है, तो हम उन 10 बैंकों को देखेंगे। ठीक है, 10 बैंकों को मर्ज करके 4 बैंकों में बदल दिया गया। तो ये मैंने आपको पूरी लिस्ट दे दी है। इसके अंदर आपको ये नाम याद रखने हैं, पीएनबी, केनरा, यूनियन बैंक और इंडियन बैंक। ठीक है, ये बस आपको याद रखने हैं, इनको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, इनके पूछे जाने के चांसेस कम है, पर फिर भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये करंट अफेयर्स का आपका टॉपिक है, बैंक्स को मर्ज कर दिया है। अब हम देखेंगे कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक, पहले तो हमें ये देखना है कि क्या ये कोई कंपनी होती है, क्या ये कोई सोसाइटी होती है, ये होता क्या है। तो पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है कि ये सोसाइटी की तरह रजिस्टर्ड होती हैं। किस एक्ट के अंदर इनको रजिस्टर कराया जाता है, इनको रजिस्टर कराया जाता है स्टेट्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर रजिस्टर कराया जाता है। ये आपको याद रखने वाली चीज़ है। जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इनको आरबीआई रेगुलेट करती है, और किस एक्ट के अंदर, इसी एक्ट के अंदर रेगुलेट करती है। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ एक दिक्कत है, वो दिक्कत क्या है कि इसकी जो मैनेजमेंट है, देखिए कोई अगर पब्लिक सेक्टर बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक की तो मैनेजमेंट भी आरबीआई गवर्न करती है।
तो अगर मैनेजमेंट कुछ गड़बड़ कर रही है तो उस मैनेजमेंट को भी आरबीआई हटा सकती है। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर क्या हो गया, वो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर रजिस्टर किया गया है। तो ये जो एक्ट है, ये एक्ट कहता है कि इसके मैनेजमेंट को आरबीआई नहीं करेगी गवर्न, इसको इन्हीं कोऑपरेटिव सोसाइटीज का बोर्ड बनेगा, वो बोर्ड गवर्न करेगा। ठीक है, तो एक तरफ को ये वाला एक्ट गवर्न कर रहा है, मैनेजमेंट जो है वो ये एक्ट गवर्न कर रहा है, लेकिन जो इसकी बैंकिंग वाली एक्टिविटीज हैं उसको आरबीआई गवर्न कर रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मल्टीपल गवर्नर है, यहाँ पे मल्टीपल मल्टीपल लोग इसको गवर्न कर रहे हैं। तो ये मल्टीपल गवर्नड बॉडी हो गई कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं। इस मल्टीपल गवर्नड बॉडी की वजह से होती है कंफ्यूजन, और जहाँ पे भी कंफ्यूजन होती है वहाँ पे होते हैं स्कैम्स। तो अभी रिसेंटली आपने देखा होगा स्कैम हुआ है, तो वो वाले जो स्कैम है उसके पीछे का जो मेन कारण माना गया था, वो माना गया था कि मल्टीपल गवर्नेंस की वजह से वो स्कैम हुआ था। ठीक है, तो इसके अंदर जो आपको याद रखना है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर ईपीएफओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको याद रखना है कि इनको रजिस्टर कहाँ पे किया जाता है, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर रजिस्टर करता है। इनको आरबीआई भी गवर्न करती है, इनको स्टेट गवर्नमेंट भी गवर्न करती है, और इसको जो इनका बोर्ड है वो भी गवर्न करता है। ये नो प्रॉफिट नो लॉस के मॉडल पे काम करते हैं। इसके अंदर काम कैसे होता है, देखिए कोऑपरेटिव बैंक्स कैसे काम करते हैं। ये एक आदमी, 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 इन्होंने, इसके पास कुछ सेविंग थी, उसने उस सेविंग को यहाँ पे एक बक्से में डाल दिया, इसने उस सेविंग को डाल दिया, इसने डाल दिया, सब ने अपनी अपनी सेविंग को इस बक्से के अंदर डाल दिया। और क्या कह दिया कि जिसको भी उधार लेने की जरूरत हो तुम में से, जिसको भी उधार लेने की जरूरत हो इस बक्से में से उधार ले सकते हो। ठीक है, इस बक्से में से उधार ले लेना जब भी तुम्हें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इस बक्से के ओनर कौन हो, इस बक्से के ओनर भी हम हैं। इस बक्से के कस्टमर कौन है, उधार कौन ले रहा है, कस्टमर भी हम है। ठीक है, तो ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं ये इसी कुछ कहूंगा मैं, पूरी तरह से नहीं, ये बहुत ही सिंपलिस्टिक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। कोऑपरेटिव बैंक कुछ इसी तरह से काम करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कोई एक रीजन में कोऑपरेटिव बैंक बना हुआ है, तो जितने भी लोग उस बैंक के मेंबर बनेंगे वही इसके अंदर डिपॉजिट करते रहेंगे, वही इसके अंदर डिपॉजिट करते जाएंगे अपने पैसे को। ठीक है, बदले में इसने पैसे को डिपॉजिट किया, ये इंटरेस्ट भी लेगा, ये भी इंटरेस्ट लेगा, सब इंटरेस्ट लेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो बैंक है ये उधार भी दे रहा है, लेकिन उधार किसको देगा, इन्हीं में से किसी एक को उधार देगा। ठीक है, और जब वो उधार देगा तो उसको इंटरेस्ट यहाँ पे पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कोऑपरेटिव बैंक का स्ट्रक्चर चल रहा होता है। इन्हीं लोगों ने मैनेज करने के लिए कुछ मैनेजर्स को भी हायर कर रखा होता है। ये जो मैनेजर्स होते हैं ये इस कोऑपरेटिव बैंक को चलाते हैं। तो एक बार फिर से देखिए कोऑपरेटिव बैंक कैसे काम कर रहा है। कोऑपरेटिव बैंक के अंदर कुछ लोग आए, मान लीजिए 10 लोग आए, उन्होंने अपने डिपॉजिट को एक बैंक के अंदर जमा करा दिया। अब जब भी इन 10 लोगों को पैसों की जरूरत पड़ेगी तो इन्हें यह पता है कि हमारा खुद के लिए ये हमारा अपना खुद का बैंक है, हम जब चाहे तब इससे पैसा उधार ले सकते हैं। तो ये जो 10 लोग हैं ये इस बैंक से पैसा उधार ले सकते हैं कभी भी। लेकिन ये जो 10 लोग हैं इसमें से हो सकता है कोई हाउस वाइफ हो, कोई हो सकता है बनिया हो, किराने की शॉप चलाता हो, कोई हो सकता है आईटी सेक्टर में काम करता हो, कोई हो सकता है अकाउंटेंट हो। तो ऐसे कर करके डिफरेंट प्रोफेशन के लोग हैं, पर इनमें से किसी के पास भी एक्सपीरियंस नहीं है बैंक चलाने का। तो ये क्या करेंगे, ये कुछ लोगों को हायर कर लेंगे जो कि यहाँ पे मैनेजर की तरह काम करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है कोऑपरेटिव बैंक्स का। बस आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है अपने प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस में हम इसको डिटेल में देखेंगे। तो ये मैंने क्यों समझाया, क्योंकि यहाँ पे हर मेंबर का एक वोट है, जो भी डिसीजन लिया जाएगा हर मेंबर एक एक वोट देगा और फिर डिसीजन लिया जाएगा। फोकस जो होता है कोऑपरेटिव बैंक का वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर को लैंड करने में होता है। ये फैक्ट आपको याद रखना है कि इंडिया के अंदर पहला गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड बैंक कौन सा था, तो वो कोऑपरेटिव बैंक हुआ करते थे, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड। जो कोऑपरेटिव बैंक हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, कोऑपरेटिव बैंक दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो शॉर्ट टर्म की लैंडिंग कर रहा है या फिर वो लॉन्ग टर्म की लैंडिंग कर रहा है। लॉन्ग टर्म की लैंडिंग करेगा तो वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो लैंड डेवलपमेंट बैंक होगा या फिर कोऑपरेटिव एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक होगा। ठीक है, ये वाले शॉर्ट वाला होगा। शॉर्ट वाला याद करना थोड़ा सा आसान है क्योंकि शॉर्ट वाला एक हायरार्की में काम करता है। शॉर्ट वाला कैसे काम करेगा, ये जो शॉर्ट कोऑपरेटिव बैंक्स है, शॉर्ट टर्म पे जो उधार देते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स, ये
3 लेवल पे काम कर रहा है। पहला गांव के लेवल पे, ये एग्रीकल्चर को, ठीक है, ये बहुत ही प्राइमरी लेवल पे काम कर रहा है, ठीक है, ये एग्रीकल्चर को देगा या फिर छोटी छोटी अर्बन एरिया में शॉर्ट टर्म के लिए क्रेडिट देगा। फिर इसके ऊपर जो बैंक आते हैं वो पूरी की पूरी डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा है, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में काम करेगा, इसको कह देंगे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। फिर इसके ऊपर जो तीसरा लेवल है, तीसरा लेवल पूरे के पूरे राज्य में, पूरे स्टेट में काम कर रहा है। तो ये 3 लेवल में काम करते हैं शॉर्ट टर्म वाले। तो शॉर्ट टर्म वालों को याद करना आसान है क्योंकि ये 3 टीयर स्ट्रक्चर है, प्राइमरी, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। लॉन्ग टर्म वाले 2 थे, लैंड और कोऑपरेटिव। अब हम देखेंगे डेवलपमेंट बैंक्स इन इंडिया। डेवलपमेंट बैंक्स इन इंडिया कौन कौन से होते हैं? ये है जैसे कि आपके, पहले मैं आपको एग्जांपल ही बताता हूँ, जैसे नाबार्ड हो गया। नाबार्ड आपके रूरल और एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें जो हैं उनके लिए एक स्पेशल बैंक बनाया था। इन बैंक्स का काम था कि ये जो इंडिया की डेवलपमेंट है उस डेवलपमेंट के अंदर डायरेक्ट रोल प्ले करें। तो नाबार्ड बनेगा। एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एग्जिम बैंक बनेगा, ठीक है। तो इस तरह के ये स्पेशलाइज्ड बैंक बनेंगे। इंडस्ट्री को उधार देने के लिए आईएफसीआई बनेगा, ठीक। तो अब हम उन बैंक्स को देखेंगे, इसके अंदर सिर्फ फैक्ट याद करते चलिए, कुछ भी नहीं है। नाबार्ड, पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसको शिव रमन कमेटी ने रिकमेंड किया था और ये कोई बहुत पुरानी चीज़ नहीं है। नाबार्ड नाबार्ड आया है 1980s के अंदर। हमें बहुत लेट लेट सो के जागते हैं ना हम, तो लेट जागे कि एग्रीकल्चर और रूरल एरिया में इंदिरा गांधी जी की लीड बैंक स्कीम इतना अच्छा काम नहीं कर रही जो 1969 में आई थी। इंदिरा गांधी जी ने जो 1969 के अंदर नेशनलाइज किया वो इतना अच्छा काम नहीं कर पाया। 1980s में जो इतना नेशनलाइज किया वो भी इतने अच्छे से काम नहीं कर पाया। अब हमें स्पेशलाइज्ड डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट चाहिए, तो 1982 के अंदर नाबार्ड को स्टेब्लिश किया शिव रमन कमेटी की रिकमेंडेशन पे। किस एक्ट के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया गया? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट के अंदर इसको बनाया गया, ठीक है। इनिशियली इसके पास कितने रुपए होने चाहिए थे? 100 करोड़ का इसके पास कॉर्पस होना था। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और ये एक प्रोग्राम चलाता है जिस प्रोग्राम का नाम है एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम। 2019 के अंदर पहले जो नाबार्ड है, नाबार्ड के पहले ओनर कौन हुआ करते थे? नाबार्ड को पहले कुछ स्टेक आरबीआई के पास था और कुछ स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास था। 2019 में ये कह दिया कि पूरा का पूरा स्टेक जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, आरबीआई के पास नहीं है। तो नाबार्ड अब कंप्लीटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ओन किया जाता है। फिर देखिए 1980s में हम जागे कि हमें एग्रीकल्चर के लिए कुछ करना है। फिर उसके भी 10 सालों के बाद 1990s में हम जागेंगे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए हमें कुछ करना है। तो 1990 में जाके हम सिड भी बनाएंगे। 1990 में बनेगा, ये स्मॉल स्केल फाइनेंस प्रोवाइड करेगा इंडस्ट्रीज को। एमएसएमईज के लिए ये बनाया गया है। तो एमएसएमई कहाँ लगेगी? लखनऊ के अंदर लगेगी। फिर हमने कहा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। देखिए इंडिया के अंदर जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो इंडिया का जो पहला फोकस था, फर्स्ट फोकस, वो था एग्रीकल्चर के ऊपर। लेकिन एग्रीकल्चर के ऊपर से धीरे धीरे फोकस हटने लगा और सेकंड प्लान के अंदर ही हम इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करने लगे, वो भी हैवी इंडस्ट्री, सेकंड प्लान में ही, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट थी वो हमेशा से चाहती थी कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और भी बड़ी हों, उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट मिलता रहे। तो 1948 के अंदर ही हम कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे इंडस्ट्री को ज़्यादा क्रेडिट मिलता रहे। हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे ज़्यादा फोकस रहा ही नहीं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे हमारा फोकस कब आएगा? 1990s में आएगा। और आज की डेट में जब आप मेंस की तैयारी करेंगे तो आपको पता चलेगा एमएसएमई जो है एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एमएसएमई माना जाता है। एक्सपोर्ट में एमएसएमई का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो 1990s में हमारा स्मॉल इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस आया, लेकिन बड़ी इंडस्ट्री के ऊपर हमारा फोकस कब से है? आज़ादी से हमारा फोकस है। तो हमने बड़ी इंडस्ट्री के लिए बड़ा फाइनेंस देने वाले जो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट है वो हमने 1940 में ही बना दिया था, ठीक है। 1940 में हमने इसको बना दिया था, लेकिन इसको एक पब्लिक लिमिटेड कमेटी हमने 1993 में किया है, ठीक है। ये जो आईएफसीआई है ये बड़ी इंडस्ट्रीज को लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए लोन देता है, लॉन्ग टर्म के लोन देता है। 25 साल का लोन दे दिया, लाख करोड़ का लोन दे दिया, 2 लाख करोड़ का, ठीक है। ये बड़े बड़े लोन देता है, ठीक, ये आपको याद रखना है।
फिर आता है एग्जिम बैंक, एग्जिम मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, इस पे भी हमारी नज़र 1980s में जाएगी। न्यू दिल्ली में इस्टेब्लिश्ड है, जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ऊपर फोकस करता है, ये फॉरेन ट्रेड के ऊपर फोकस करता है, ये आपको याद रखना है। नेशनल हाउसिंग बैंक, ये हाउसिंग सेक्टर के लिए स्पेशलाइज्ड डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, ये भी 1980s में बना है। तो आपको एक वो दिखाई दे रहा होगा कि 1980s में कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, किस एक्ट के अंदर बना है? नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 के अंदर ये बना है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, इसको रेगुलेट आरबीआई करता है। और ये भी पहले क्या था, नेशनल हाउसिंग बैंक जो है पहले आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों के दोनों इसके ओनर थे, लेकिन 2019 में क्या कह दिया कि आरबीआई इसका ओनर नहीं है और पूरा ओनर कौन है इसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। फिर हम आ जाते हैं मुद्रा बैंक पे। मुद्रा बैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस पे से क्वेश्चन की उम्मीद कर सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। मुद्रा बैंक का जो काम है, ये डायरेक्टली लोन प्रोवाइड नहीं करता। मुद्रा बैंक क्या कहता है, देखिए ये एक रूरल एरिया है, इस रूरल एरिया के अंदर कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं, कुछ कंपनीज भी हो सकती हैं, कुछ बैंक्स भी हो सकते हैं। ये जो इंस्टीट्यूशन है ये छोटे छोटे लोन दे रहे हैं, 2 लाख का, 3 लाख का, 25 लाख का, इस तरह के ये लोन्स दे रहे हैं। तो इन लोन्स को कहा जाता है माइक्रो फाइनेंस, और इन इंस्टीट्यूट्स को कहा जाता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। तो ये बहुत ही छोटे छोटे लोन देते हैं। ये छोटे लोन क्यों देते हैं? मान लीजिए मैं बहुत पहला कोई, मान लीजिए लाला था, जमींदार था, मेरे पास बहुत सारे पैसे पड़े हैं, तो मैंने माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट बन चुका हूँ मैं, और मैं छोटे छोटे लोन देना चालू कर दिया। मेरे पास रहते हैं 100 रुपये, और मैं माइक्रो फाइनेंस में उधार दे देता हूँ 90 रुपये, 80 रुपये, लेकिन मैं इससे ज़्यादा उधार नहीं दे पा रहा। क्यों नहीं दे पा रहा? क्योंकि मेरे पास हैं ही 100 रुपये, मेरी चादर ही इतनी बड़ी है, तो मैं उससे ज़्यादा पैर क्या फैलाऊं। ठीक है, लेकिन हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि रूरल एरिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोन मिलना चाहिए लोगों को। जब रूरल एरिया के अंदर, एमएसएमईज के अंदर, ये एमएसएमई की बात है, एमएसएमई जो है वो छोटी छोटी इंडस्ट्री होती हैं। इन छोटी इंडस्ट्री की क्रेडिट रिक्वायरमेंट छोटी होती है, 10 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, इस तरह की इनकी क्रेडिट रिक्वायरमेंट होती है। तो ये बड़े बैंक्स के पास नहीं जा पाते। ठीक है, बड़े बैंक्स के पास नहीं जा पाते हैं ये, तो ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के पास जाते हैं कि हमें छोटा सा लोन चाहिए, वो दे दो। लेकिन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के पास क्या दिक्कत है? इनके पास दिक्कत ये है कि इनके पास खुद ही ज़्यादा पैसा नहीं होता। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कहा कि हम अलग से बैंक नहीं बनाते हैं। हम क्या करते हैं? हम अलग से बैंक नहीं बना रहे हैं, हमने क्या किया? हमने एक मुद्रा बैंक बना दिया। हमने एक मुद्रा बैंक बना दिया। ये जो मुद्रा बैंक है, ये किसी एमएसएमई को लोन नहीं देगा, मतलब किसी इंडस्ट्री को, किसी ने अपनी छोटा सा उद्योग लगाया है, उस इंडस्ट्री को ये लोन नहीं दे रहा, ये पैसे प्रोवाइड करेगा इन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को। और ये जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है ये आगे इन इंडस्ट्री को लोन दे देंगे। समझ गए? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के पास जो एक ड्रॉबैक था कि उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, वो ड्रॉबैक ये मुद्रा बैंक खत्म कर देगा। तो मुद्रा बैंक एक तरह से क्या कर रहा है? मुद्रा बैंक इन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है, और ये जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है ये आगे लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मुद्रा बैंक क्या है? मुद्रा बैंक क्या करता है? 2015 में इसको सेटअप किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और इसका काम क्या है? ये लोन प्रोवाइड करता है। किसको लोन प्रोवाइड कर रहा है? पर ये लोन प्रोवाइड करता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को। ये जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है ये बैंक भी हो सकता है, ये मैं भी हो सकता हूँ, ये कोई कंपनी भी हो सकती है, ये कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, और फिर उसके बाद ये जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है ये इंडस्ट्री को लोन प्रोवाइड कर देते हैं। आप मैकेनिज्म समझ गए? मुद्रा ने दिया माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को, और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ने आगे दिया एमएसएमईज को। ठीक है, ये मैकेनिज्म है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि मुद्रा जो है वो डायरेक्टली एमएसएमई को लोन करता है, तो आप समझ जाएंगे कि आपको क्या करना है उसके साथ। ठीक है, ये आरआरबीज को भी फाइनेंस प्रोवाइड करता है। ये जो चीज़ है, इस चीज़ को क्या कहा जाता है? देखिए, असली फाइनेंस कौन प्रोवाइड कर रहा है? असली फाइनेंस माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं एमएसएमई को। लेकिन इन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? मुद्रा से। तो ये क्या कर रहा है? इस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं? इस मैकेनिज्म को कहते हैं रीफाइनेंस करना। रीफाइनेंस करना कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन तू जो आगे लोन दे रहा है उसको मैं रीफाइनेंस कर रहा हूँ। तो ये आपको टर्म याद रखनी है। कौन कौन ले सकता है इनसे उधार? स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ले सकती है, शॉपकीपर ले सकते हैं, वेंडर्स ले सकते हैं, ये आपको याद रखना है।
अब हम देखेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। आप देखेंगे इसके अंदर क्या लिखा है कि ये बैंक नहीं है, एकदम क्लियरली ये कंपनी है। ठीक है, ये है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ये जो एनबीएफसीज होते हैं ये बैंक्स नहीं होते, ये एक कंपनी होती है। ये ऐसी कंपनी होती है जो कि लोन की एक्टिविटी कर रही है, ये शेयर खरीदने की एक्टिविटी कर रही है, ये बॉन्ड खरीदने की एक्टिविटी कर रही है। तो ये कुछ ना कुछ तरीके से फाइनेंसिस से काम कर रही है, लेकिन ये बैंक नहीं है, ये आपको याद रखना है। तो ये एक कंपनी होती है विच इज एंगेज्ड इन लोन्स, एडवांसेस, शेयर खरीदना, डिबेंचर्स खरीदना। आपको सिर्फ लोन याद रखना है कि ये लोन देती है। एनबीएफसी के अंदर 100% एफडीआई अलाउ है, ये आपको याद करनी है। अब आपको इसके अंदर जो पॉइंट बहुत बार यूपीएससी पूछ चुकी है कि क्या एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, तो ये नहीं कर सकती, ये सिर्फ और सिर्फ टाइम डिपॉजिट को एक्सेप्ट करेगी। एनबीएफसीज दो तरीके के हो सकते हैं, वैसे बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, हमें मोटा मोटा दो तरीके के याद रखने हैं। या तो एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग होगा या नॉन डिपॉजिट टेकिंग होगा। नॉन डिपॉजिट टेकिंग है तो ना तो ये डिमांड डिपॉजिट ले सकता, ना ये टाइम डिपॉजिट ले सकता। अगर ये डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है तो ये सिर्फ और सिर्फ टाइम डिपॉजिट लेगा, ये डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकता है, ये आपको याद रखना है। अब हमें याद करनी है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जिसको कहते हैं डिफरेंस बिटवीन बैंक्स एंड एनबीएफसी। ये डिफरेंस पे से आपको कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेजर डिफरेंस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो बैंक्स हैं वो किसी भी तरह का डिपॉजिट ले सकता है, चाहे वो टाइम डिपॉजिट हो या फिर डिमांड डिपॉजिट हो, लेकिन एनबीएफसी सिर्फ और सिर्फ टाइम डिपॉजिट लेगा, डिमांड डिपॉजिट को वो नहीं ले सकता। बैंक्स के अंदर 74% एफडीआई अलाउड है, इसके अंदर 100% अलाउड है। यहाँ पे बैंक्स जो होते हैं, जितने भी बैंक होते हैं, उनको सीआरआर और एसएलआर की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होती है। एनबीएफसी को ये रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करनी होती। जो क्रेडिट क्रिएशन है, क्रेडिट क्रिएशन में बैंक्स पार्टिसिपेट करते हैं, एनबीएफसी पार्टिसिपेट नहीं करते। एनबीएफसी लोन जरूर दे रहा है, लेकिन वो क्रेडिट क्रिएशन का जो हमने मैकेनिज्म देखा था जिसमें डिपॉजिट आ रहा है और वो डिपॉजिट को आगे लोन दे रहा है, ये वाला तरीका नहीं फॉलो करता है एनबीएफसी। एनबीएफसी एक दूसरे तरीके से लोन देता है, वो हम एक दूसरे लेक्चर के अंदर, जिसमें मैं बैंकिंग एनबीएफसी क्राइसिस के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एनबीएफसी क्राइसिस के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बनाने वाला हूं। उसके अंदर आप समझ जाएंगे कि एनबीएफसी कैसे काम करता है। ठीक है, तो एनबीएफसी डिपॉजिट लेके क्रेडिट नहीं बनाता, क्रेडिट नहीं देता, वो क्रेडिट ऐसे ही देता रहता है। एनबीएफसी बेसिकली काम कैसे करता है, ये किसी बैंक से उधार ले लेगा और फिर आगे उधार देगा। ठीक है, इसकी डिटेल हम एक अलग से वीडियो में देखेंगे, शॉर्ट वीडियो में। अभी के लिए आप याद कर लीजिए कि ये क्रेडिट क्रिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, लोन जरूर देगा लेकिन क्रेडिट क्रिएशन के मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करता है। अब हमें देखना है डिफरेंशिएटेड बैंक, जो आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। डिफरेंशिएटेड दो तरह के बैंक बनाए हैं। देखिए, आरबीआई या तो तुम्हें बोलेगी कि यूनिवर्सल लाइसेंस ले लो और तुम अपना एक फुल फ्लैज बैंक बनाओ जहां पे तुम सारी की सारी सर्विसेज दे सकते हो। तुम नहीं एलिजिबल हो बैंक के लिए तो तुम डिफरेंशिएटेड बैंक्स बना सकते हो। ये जो डिफरेंशिएटेड बैंक है ये दो तरह के होते हैं। डिफरेंशिएटेड बैंक दो तरह के होते हैं, या तो पेमेंट बैंक होगा या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक होगा। किसने आइडिया दिया था डिफरेंशिएटेड बैंक का? डिफरेंशिएटेड बैंक का आइडिया दिया था नचिकेत मोर ने 2013 के अंदर। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये एक नीश एरिया में काम करेगा। ठीक है, ये एक सर्टेन डेमोग्राफी को टारगेट करेगा। ठीक है, तो देखते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक को। हम पहले देखते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, दोनों का ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल इंक्लूजन रहेगा, ये वर्ड तो आप याद कर लीजिए। और यूपीएससी किसी न किसी तरह से एक ना एक क्वेश्चन फाइनेंशियल इंक्लूजन पे पूछती है हर साल, तो ये वर्ड आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन का काम करेगा, लोगों के तकिए में से सेविंग निकलवा के बैंक्स में जमा करवाने में हेल्प करेगा। छोटे छोटे जो बिजनेस हैं उन छोटे बिजनेस को ये क्रेडिट प्रोवाइड करेगा। जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, ये प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जिसको हम कंपनीज एक्ट के अंदर स्टैब्लिश करते हैं। ये बैंक नहीं है, भले ही नाम में बैंक आ रहा है, लेकिन ये कंपनीज एक्ट के अंदर स्टैब्लिश्ड है। इसको रेगुलेट कौन करता है? इसको आरबीआई रेगुलेट करता है। और आरबीआई किसके अंदर रेगुलेट करेगा? अपने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर रेगुलेट करेगा। 2019 में आरबीआई ने कह दिया कि ऑन टैप फैसिलिटी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप इसको इग्नोर कर दीजिए अभी के लिए।
मिनिमम पेड अप कैपिटल मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए। तो चाहे पेमेंट बैंक हो चाहे स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, दोनों के अंदर जो मिनिमम पेड अप कैपिटल है वो 100 करोड़ रुपए होनी चाहिए। अब जो है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन चालू हो रहा है हमारा स्मॉल फाइनेंस बैंक का। स्मॉल फाइनेंस बैंक जो भी क्रेडिट देगी, जो भी उधार देगी, उसका 75% प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग में जाएगा। प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग क्या होती है? रिजर्व बैंक ने कुछ सेक्टर्स को इंपॉर्टेंट सेक्टर बोला हुआ है। ये जो इंपॉर्टेंट सेक्टर है इनको हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है, इसलिए इसको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कहा जाता है। तो जो भी बैंक होता है, जो भी आपके ये कमर्शियल प्राइवेट बैंक है, स्टेट बैंक हो गया या फिर आपका जितने भी बैंक्स होते हैं, बैंक अपना जितना भी उधार दे रहे हैं उस उधार का 40% प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में देता है। यानी कि ये जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जिनको आरबीआई डिक्लेयर करता है कि ये वाला एरिया प्रायोरिटी सेक्टर एरिया है, तो जितने भी ऐसे एरियाज हैं जिनको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग वाला एरिया बोला जाता है, एक्टिविटी बोली जाती है, उन एक्टिविटी में इन बैंक्स को 40% उधार इन प्रायोरिटी सेक्टर एक्टिविटीज में देना होता है। ठीक है, लेकिन जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक को 40% नहीं देना है, स्मॉल फाइनेंस बैंक को 75% देना होता है। तो आप यहीं से देख सकते हैं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक का एक मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये जो प्रायोरिटी सेक्टर वाले एरियाज हैं, प्रायोरिटी सेक्टर की एक्टिविटीज हैं, ये कैसी होती हैं? एग्रीकल्चर एक प्रायोरिटी सेक्टर एरिया है, एमएसएमई आपका एक प्रायोरिटी सेक्टर एरिया है, इन एरिया और भी ढेर सारे हैं। तो इन एरियाज के अंदर स्मॉल फाइनेंस बैंक 75% लोन देगा। यानी कि अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक 100 लोन दे रहा है तो 75 लोन जो है वो इन प्रायोरिटी एरियाज में जाएंगे। बाकी बैंक्स के लिए ये क्राइटेरिया कितना है? 40% है। जितना भी उधार दे रहे हैं उसका 40% देना होता है। कौन कौन लोग स्मॉल फाइनेंस बैंक खोल सकते हैं? क्या आप इस स्मॉल फाइनेंस बैंक को खोल सकते हैं? क्या मैं खोल सकता हूं? तो इसका आंसर ये प्रोवाइड करता है कि कौन कौन खोल सकता है। जिसका भी 10 साल का एक्सपीरियंस है फाइनेंस में वो खोल सकता है। जो भी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी ऑलरेडी है वो खोल सकता है। अगर कोई माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, जो हमने मुद्रा में माइक्रो फाइनेंस कंपनी देखी, वो खोल सकते हैं। अगर कोई लोकल एरिया बैंक है वो खोल सकता है। ये आपको याद रखने हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। क्या वो टाइम डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक हर तरह का डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा। ये बिल्कुल कमर्शियल बैंक की तरह है। स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर 100 ब्रांचें खुल रही हैं, अगर 100 ब्रांचें खुल रही हैं तो इसकी 25 ब्रांच रूरल एरिया में होना ज़रूरी है। ये इसके ऊपर कंडीशन है। ठीक है, ये 25 ब्रांच रूरल एरिया में होनी चाहिए। ये अगर 100 लोन दे रहा है, ये अगर 100 लोन दे रहा है तो 75% लोन जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ इसको ये इंश्योर करना है कि इसके 50% लोन, 50% लोन जो हैं वो 25 लाख से कम के होंगे। यानी कि छोटे लोन देगा, ये बड़े लोन नहीं देगा, ये छोटे लोन ज़्यादा देने की कोशिश करेगा। तो आप खुद देख सकते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक को हम किस लिए बना रहे हैं? इसलिए बना रहे हैं कि ये जो छोटे छोटे एमएसएमईज हैं, छोटे छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको पैसा मिलता रहे। तो 75% उसको देना है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में, 50% जो उसके लोन होंगे वो जाएंगे 25 लाख में। अब आप कहेंगे कि 75 वो दे रहा है प्रायोरिटी सेक्टर में, 50 दे रहा है वो 25 लाख से कम के, तो इन दोनों का सम तो 125% हो गया। तो 100 में से 125% तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है? प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर भी जो तुम उधार दे रहे हो उसको भी तो काउंट करेंगे, वो भी तो 25 लाख से कम का हो सकता है। तो इसीलिए ये ओवरलैपिंग नहीं। ये कैसा बना हुआ है? मान लीजिए उसने सारे लोन दिए हैं, ये उसके सारे लोन है। ठीक है, ये इसके सारे लोन है। इसमें से 75% जो है, 75% लोन वो किसको देगा? 75% लोन जाएगा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को। और कितना लोन इसको देना है? कितना लोन इसको देना है? 25 लाख का। 25 लाख का 50% इसके जो लोन है, ये 50% मान लेते हैं, 50% लोन इसके 25 लाख के होने चाहिए। तो ये कुछ इस तरह से लोन करेगा। ब्रांचेस में इसकी आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि 25% ब्रांचेस रूरल एरियाज के अंदर होनी चाहिए। क्या स्मॉल फाइनेंस बैंक को सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करना होता है? जी बिल्कुल मेंटेन करना होता है।
एनबीएफसी को नहीं करना होता, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक को करना होता है। अब हम आ जाते हैं पेमेंट बैंक पे। पेमेंट बैंक 100 करोड़ का पेड अप कैपिटल सेम है। एफडीआई इसके अंदर जैसी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर अलाउड है एफडीआई, उतनी ही इसके अंदर अलाउ होगी, यानी कि 75%। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? फाइनेंशियल इंक्लूजन, साथ ही साथ लोग पेमेंट कर पाएँ, रेमिटांसेस कर पाएँ, उसमें ये हेल्प करता है। और ये स्मॉल सेविंग अकाउंट ओपन करने का भी ये अलाउ करता है। स्मॉल कितना होगा? स्मॉल सेविंग अकाउंट कितना होगा? 1 लाख रुपए तक। यानी कि अगर आपको पेमेंट बैंक के अंदर कुछ पैसा जमा करना है तो आप 1 लाख रुपए तक जमा कर सकते हो। मेजर काम इसका क्या होगा? मान लीजिए कोई बिहार से दिल्ली में आया है काम करने के लिए, तो काम करने के लिए तो आया है एक आदमी, लेकिन उसके बीवी बच्चे बिहार में रह रहे हैं। उसने दिल्ली में 100 रुपये कमा लिए, वो चाहता है कि 20 रुपये में मेरा खर्चा चल जाएगा, 80 रुपये मैं अपने बीवी बच्चों को भेज दूं। तो उसको भेजने के लिए ये पेमेंट बैंक बना है। पेमेंट बैंक उसकी हेल्प करेगा ये भेजने में। इस चीज़ को, ये जो पैसा भेज रहा है, इसको कहा जाता है रेमिटांस। रेमिटांस, ठीक है, रेमिटांस। तो ये रेमिटांस में हेल्प करता है। फिर हम आ जाते हैं इसके दूसरे फैक्ट्स के ऊपर। ये जो पेमेंट बैंक है, पेमेंट बैंक उधार नहीं दे सकता, पेमेंट बैंक क्रेडिट नहीं दे सकता। ठीक है, अगर वो क्रेडिट नहीं दे रहा तो क्या वो क्रेडिट कार्ड इशू कर सकता है? क्या तुम पेमेंट बैंक का क्रेडिट कार्ड ले सकते हो? नहीं। जब वो उधार ही नहीं दे सकता तो उधार वाला कार्ड कैसे देगा? तो पेमेंट बैंक क्रेडिट नहीं दे सकता, क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकता। अब क्वेश्चन उठता है कि पेमेंट बैंक अगर उधार नहीं दे रहा तो हर बैंक की जो इनकम होती है वो तो उधार देने से होती है, ये उधार ही नहीं दे रहा, तो इसकी इनकम कैसे होगी? इसकी इनकम कैसे होगी? इसकी इनकम होगी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करके। या तो ये पेमेंट बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद ले। गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है सेफ, लेकिन वो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देती रहती है, मिनिमम इंटरेस्ट उसको मिलता रहेगा। या तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद ले, या फिर पेमेंट बैंक क्या करे? दूसरे जो कमर्शियल बैंक हैं उन कमर्शियल बैंक के अंदर डिपॉजिट कर दे। अब ये कमर्शियल बैंक के अंदर जब डिपॉजिट करेगा तो कमर्शियल बैंक इसको इंटरेस्ट देगा। तो पेमेंट बैंक कहाँ से कमाता है? या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट करके, या फिर कमर्शियल बैंक के डिपॉजिट में, कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट करके। जो ये पेमेंट बैंक है, ये मान लीजिए कोई बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी कोई लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी निकाली है, पेमेंट बैंक उस पॉलिसी को बेच सकता है। ये अपनी लाइफ इंश्योरेंस की कोई पॉलिसी नहीं बना सकता पेमेंट बैंक। ये जो है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी ने, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था, लोगों ने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया पेमेंट बैंक। उसने क्वेश्चन पूछा कि क्या पेमेंट बैंक लाइफ इंश्योरेंस दे सकता है? क्या पेमेंट बैंक म्यूचुअल फंड बेच सकता है? तो देखिए इसका आंसर क्या है। पेमेंट बैंक अपना कोई म्यूचुअल फंड नहीं निकालेगा, पेमेंट बैंक अपनी कोई एलआईसी नहीं निकालेगा। लेकिन अगर कोई कमर्शियल बैंक है, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, इनका कोई म्यूचुअल फंड है, तो पेमेंट बैंक एक एजेंट की तरह काम करेगा और इनके म्यूचुअल फंड को बेचेगा, इनकी लाइफ इंश्योरेंस को बेचेगा। तो पेमेंट बैंक एजेंट की तरह काम करके कमीशन कमा सकता है। तो पेमेंट बैंक की इनकम कहाँ से होगी? गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद के, कमर्शियल बैंक के अंदर डिपॉजिट करके, या फिर वो एजेंट की तरह काम करे और दूसरे कमर्शियल बैंक के प्रोडक्ट को बेचे। अपनी वो म्यूचुअल फंड नहीं बना सकता, अपनी एलआईसी वो नहीं बना सकता, अपनी लाइफ इंश्योरेंस नहीं बना सकता है वो। ये आपको याद रखना है, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था, ऊपर ऊपर से कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, जो पूछा जा सकता है वो सब आपको बताता चल रहा हूँ। अगर आपको ये पता चल गया ना कि काम क्या है इन सब चीज़ों का, तो आप उसका आंसर वहाँ पे किसी ना किसी गैस वर्क से निकाल सकते हैं। तो देखिए, ये लैंड नहीं करता, ये अपने फंड को या तो बैंक के डिपॉजिट में डालेगा किसी दूसरे कमर्शियल बैंक के, या फिर ये गवर्नमेंट के पेपर खरीद लेगा जहाँ से उसको कुछ इंटरेस्ट मिलता रहेगा। ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है। यहीं पे देखिए, एनबीएफसी सिर्फ और सिर्फ टाइम डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है, स्मॉल फाइनेंस बैंक कोई भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है, और पेमेंट बैंक सिर्फ डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है। 1 लाख रुपए तक आप डिपॉजिट कर सकते हैं। ये एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड इशू कर देगा, लेकिन क्रेडिट कार्ड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उधार नहीं दे सकता है। ठीक है, ये लैंडिंग नहीं करेगा, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में मान लीजिए जितना भी पेमेंट बैंक के पास डिपॉजिट आया है, 1-1 लाख रुपए करके कुछ डिपॉजिट आया होगा, उसका 75% इसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, 75% गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेगा। और ये जो अपने डिपॉजिट है कमर्शियल बैंक में फिर कितना जमा कर पाएगा? मैक्सिमम 25% ही तो करा सकता है, क्योंकि 75% के तो उसने खरीद ही लिए।
ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसको भी CRR मेंटेन करना होता है। SLR तो आपने यहीं से देख लिया, 75% SLR मेंटेन करना है इसको, और बाकी CRR की जो रिक्वायरमेंट है वो भी मेंटेन करनी होगी। अब मैं समझ सकता हूँ कि आपके लिए हो गया होगा ये बहुत ज़्यादा मुश्किल याद करना। तो अब मैं आपको बताता हूँ एक ट्रिक कि इनको याद कैसे रखना है। ट्रिक नहीं है, इसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप सिंपल सा अपने याद करने के लिए बना लीजिए शेड्यूल्ड बैंक। ठीक है, नॉन शेड्यूल्ड बैंक हम नहीं बना रहे क्योंकि हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। कोऑपरेटिव बैंक। फिर यहाँ पे बना लीजिए डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, और यहाँ पे आप बनाएंगे डिफरेंशिएटेड बैंक्स। ठीक, शेड्यूल्ड बैंक के अंदर आप भूल जाइए पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन। ठीक है, ये आप अभी के लिए भूल जाइए। आप शेड्यूल्ड बैंक के अंदर बना दीजिए नॉर्मल कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, इसको कोई भी नाम दे दीजिए, कमर्शियल बैंक एक्स दे दीजिए, और यहाँ पे आप नाम दे दीजिए RRB। तो ऐसे करके आप एक पेज पे बना लीजिए। यहाँ पे आप कमर्शियल बैंक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि इसकी 2 कंडीशन है, ये सेकेंड, एक तो सेकेंड शेड्यूल में होना चाहिए, दूसरा इसकी पेड अप कैपिटल जो है वो 5 लाख रुपए होनी चाहिए, और ये इन्वेस्टर के इंटरेस्ट में काम करे। तो आप यहाँ पे सिर्फ कीवर्ड लिख लीजिए। फिर आप क्या लिखेंगे, कमर्शियल बैंक का। कमर्शियल बैंक कोई भी डिपॉजिट ले सकता है, वो सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप इसको छोड़ दीजिए। आप आइए RRB के ऊपर। RRB के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए कि इसके ओनर कौन है। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट 50% ओनर है, स्टेट गवर्नमेंट 15% ओनर है, और आपकी कमर्शियल बैंक 35% ओनर है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, फिर आपको क्या याद रखना है कि क्या ये CRR SLR की रिक्वायरमेंट इसको फुलफिल करनी होती है, क्या ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में देता है। ठीक है, अगर कोई और कंडीशन याद आ रही है तो आप उस कंडीशन को यहाँ पे कीवर्ड के फॉर्म में लिख लीजिए। फिर आप आइए कोऑपरेटिव बैंक पे। कोऑपरेटिव बैंक में आपको क्या लिखना है कि ये किस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, रजिस्टर किस एक्ट के अंदर है, कौन इसको रेगुलेट करता है। रेगुलेशन में मैं आपको बता चुका हूँ, इसको RBI भी रेगुलेट कर रही है, और स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर ये रजिस्टर्ड है, तो वो भी इसको रेगुलेट कर रहा है कोऑपरेटिव बैंक का। फिर यहाँ पे आप लिखेंगे नो प्रॉफिट पे काम करता है ये भी नो प्रॉफिट पे काम कर रहा है। यहाँ पे 1 मेंबर 1 वोट का प्रिंसिपल फॉलो होता है, आप यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, फिर आप आ जाइए डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन पे। डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में आपको कैसे लिखना है, वो अगर आपको लगे कि गुच्चम मिच्चम हो रही है तो फिर ये जो है ये आप अलग पेज पे बना लीजिए। ठीक है, पर कैसे लिखना है, यहाँ पे आपने लिख लिया NABARD, SIDBI, ठीक है, IFCI, ठीक है, नेशनल हाउसिंग बैंक। ऐसे कर करके लिख लिया, और ये लिख लिया किस ईयर में स्टैब्लिश हुए, कौन इसका ओनर है, कहाँ पे काम करता है, किस ईयर में स्टैब्लिश हुआ, कौन ओनर है, कहाँ काम करता है। ऐसे कर करके इसको लिख लीजिए, जो भी आपको इसके फैक्ट याद आते हैं। फिर आप आइए इस डिफरेंशिएटेड बैंक में। यहाँ पे आपको बनाना है पेमेंट बैंक, और क्या बनाना है, स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, या बना के इसके भी जो चीज़ें हैं वो लिख सकते हैं। एक पेज पे दूसरे पेज लीजिए, दूसरे पेज पे आप लिख लीजिए NBFC और कमर्शियल बैंक के बीच में कंपैरिजन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने अगर ये काम कर लिया तो 2 पेज के अंदर आप रिवाइज कर सकते हैं और आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इस लेक्चर में हम अभी इतना ही कवर कर रहे हैं। थोड़ा सा लेंदी लेक्चर है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर फैक्ट है, लेकिन अगर आपने इसको पढ़ लिया, 2-3 बार भी ये वीडियो देख ली, 2-3 बार नोट्स पढ़ लिए, आपको ये याद हो जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन आएगा इसके, यकीन मानिए। क्वेश्चन कैसे है, आरआरबी की इन्होंने ये पूछ रखी है कि ओनरशिप की रेशियो क्या होती है, ये पूछ रखी है। इन्होंने पूछ रखा है कि पेमेंट बैंक को SLR CRR की रिक्वायरमेंट फॉलो करनी होती है या नहीं करनी होती, स्मॉल फाइनेंस बैंक को करनी होती है या नहीं करनी होती। तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इसको 75% तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखना है, CRR की इसको फॉलो करनी होती है, इसको सारी फॉलो करनी होती है, SLR भी CRR भी। तो ये जो चीज़ें हैं बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल चीज़ें पूछ लेता है वो। तो यहाँ पे मैंने आपको जो भी पूछा जा सकता है वो यहाँ पे कवर करा दिया है। होपफुली ये कवर हो जाएगा आपका इससे। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक आपको स्पेशल वीडियो मिलने वाली है NBFC क्राइसिस के ऊपर, आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपकी इकोनॉमी की समझ काफ़ी इंक्रीज होगी। दूसरी वीडियो आपको मिलने वाली है NPAs और बेसल नॉर्म के ऊपर। एक तीसरी वीडियो मिलने वाली है IBC के ऊपर। ये जो आपकी 3 वीडियो हैं ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो होंगी और ये आपकी इकोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करेगी। और ये वाली जो वीडियो है, ये दोनों वीडियो आपके प्री के लिए भी और आपके EPFO एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू।